बच्चों, आज हम इस वीडियो में संचार का महत्व या संचार की भूमिका क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। संचार का उद्योग या संगठन में महत्वपूर्ण स्थान है। संचार के महत्व को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है संगठन के आंतरिक कार्यों के लिए और दूसरा है संगठन के बाह्य संबंधों के लिए। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं संगठन के आंतरिक कार्यों के लिए। संगठन के आंतरिक कार्यों में आयोजन के लिए यानी प्लानिंग के लिए, संगठन में प्लानिंग किस तरह की जाती है उसके लिए भी संचार का महत्व है। प्लानिंग को सफल बनाने में प्रभावकारी संचार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी प्लान को बनाने के लिए मार्केट की डिमांड, पूर्व उत्पादन, उसकी बिक्री, सामान्य आर्थिक स्थिति, इन सभी डेटा की जरूरत होती है और इस तरह के डेटा विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं तथा प्लानिंग विभाग को संचारित किए जाते हैं। इन्हीं डाटा के अवलोकन में ये विभाग योजना का निर्माण कर पाता है और अपनी पॉलिसी में आवश्यक परिवर्तन लाता है। दूसरा पॉइंट आता है स्टाफिंग के लिए। इसके अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती, उनका सिलेक्शन, उनका प्लेसमेंट की गणना की जाती है। इसके लिए जो वैकेंट पोस्ट हैं उनको नोटिस द्वारा या स्थानीय प्रेस द्वारा या राष्ट्रीय समाचार पत्रों द्वारा विज्ञापित करना होता है। ये सभी संचार के माध्यम से किया जा सकता है। उम्मीदवार संबंधित पोस्ट के लिए लिखित आवेदन पत्र दाखिल करते हैं, यह भी संचार ही है। लेकिन चुने गए कुछ उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाता है, ये मौखिक संचार है। सफल एवं सेलेक्टेड व्यक्तियों के पास नियुक्ति पत्र भेजा जाता है जो लिखित संचार है। इसलिए स्टाफिंग के लिए संचार आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आदेश। संगठन या उद्योग का कार्य उच्च पदाधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस तथा गाइडेंस देना और अनुपालन की रिपोर्ट प्राप्त करना है। संगठन का यह कार्य भी संचार के बिना संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन के लिए कर्मचारियों को संगठित करने में भी संचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्य निर्धारण, कर्मचारियों में कार्य का विभाजन, पारस्परिक संबंधों की स्थापना, अधिकार श्रृंखला के निर्धारण के लिए मौखिक तथा लिखित संचार की उद्योग या संगठन में आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पारस्परिक समन्वय के लिए। संगठन या उद्योग के विभिन्न डिपार्टमेंट्स, विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों और समान स्तर के कर्मचारियों में पारस्परिक कोऑर्डिनेशन को स्थापित करना तथा बनाए रखना संगठन का प्रमुख कार्य है। इस कार्य की सफलता भी संचार पर निर्भर करती है। इस कार्य के लिए विभिन्न विभागों तथा शाखाओं के हेड की बैठक अक्सर होती रहती है। इस प्रकार एक ही विभाग या शाखा के पदाधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच विचारों का आदान प्रदान मीटिंग के माध्यम से होता रहता है, जिसमें पारस्परिक समन्वय संभव हो पाता है। ये सब कुछ संचार पर ही आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नियंत्रण के लिए। संगठन का एक प्रमुख कार्य कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना है। इस कार्य की सफलता भी संचार पर ही निर्भर करती है। संचार नेट के माध्यम से ही विभिन्न विभागों तथा शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों तथा कार्यकारिणियों को नियंत्रित करने में प्रशासक सफल हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए। विभिन्न लेवल के कर्मचारियों को प्रेरित करके
प्रोडक्टिविटी तथा सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना और बनाए रखना भी संगठन का महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए कर्मचारियों को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं। इस कार्य की सफलता भी संचार पर निर्भर करती है। समय समय पर मैनेजमेंट की ओर से इस आशय के आदेश जारी किए जाते हैं। मौखिक संचार के साथ साथ लिखित संचार भी इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है निष्पादन मूल्यांकन के लिए। संगठन का मुख्य कार्य कर्मचारियों के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना है। इस कार्य के दृष्टिकोण से भी संगठन में संचार का महत्वपूर्ण स्थान है। परफॉर्मेंस मूल्यांकन के लिए कर्मचारियों का इंटरव्यू लिया जाता है और विभिन्न मापनियों या सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। ये सभी संचार के ही माध्यम है। निष्पादन के संतोषजनक होने पर संगठन के सदस्यों के लिए बोनस, पदोन्नति, प्रशंसा की घोषणा मौखिक या लिखित रूप से की जाती है। यह भी संचार है। फिर निष्पादन के असंतोषजनक होने पर इसके कारणों की खोज की जाती है तथा उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक आदेश लिखित रूप से जारी किए जाते हैं। यह भी संचार का ही माध्यम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कर्मचारी प्रबंधन संबंध को उन्नत बनाने के लिए। कर्मचारी तथा मैनेजमेंट के बीच रिलेशन को अच्छे बनाने में संचार का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी संगठन में इस संबंध की असंतोषजनक होने पर संघर्ष, टेंशन की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे मैनेजमेंट तथा कर्मचारी दोनों को ही लॉस होता है। इसलिए मैनेजमेंट हमेशा जागरूक रहता है कि ये संबंध बिगड़ न पाए। संबंध के बिगड़ जाने पर मैनेजमेंट कई उपायों से इसके कारणों की खोज करता है, जिनसे जासूस विधि, विशेषज्ञ विधि, सलाहकार विधि को काम में लिया जाता है। ये सभी अनौपचारिक संचार के माध्यम हैं जिनसे कारणों का पता लगाते हैं। फिर भी उन कारणों को दूर करने में तथा संबंध को सुधारने के लिए अधिकारी की ओर से आवश्यक इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस या ऑर्डर जारी किए जाते हैं, जो वास्तव में लिखित संचार के रूप में होते हैं। इस तरह आवश्यकता के अनुसार समझौता, वार्ता भी विधियों का उपयोग किया जाता है, जो वास्तव में मौखिक संचार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समूह या संस्था या संगठन के आंतरिक कार्यों को समुचित रूप से संचालित करने में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद आता है बाह्य संबंधों के लिए। समूह छोटे हों या बड़े, इससे बाहरी वातावरण से भी संबंध रखना आवश्यक होता है। इन संबंधों को निभाने में संचार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फर्स्ट पॉइंट है समूह के लिए। संचार के समुचित होने पर समूह समग्रता, समूह प्रभावशीलता में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है समुदाय के लिए। समूह व्यापक सहयोग प्राप्त करने के लिए समुदाय से भी संपर्क बनाए रखता है। इसके लिए भी संचार आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार के लिए। सरकार से विभिन्न सुविधाओं तथा सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक समूह उससे संपर्क बनाए रखता है। यह भी बिना संचार के संभव नहीं है। उसके बाद आता है सीमाएं। किसी समूह या संस्था में संचार के महत्व, लाभ या गुणों की चर्चा होती है, लेकिन फिर भी उसके कुछ दोष हैं। फर्स्ट है संचार केवल किसी संदेश को संचारित करना, उसे स्वीकृत करना तथा उसके अनुकूल कार्य करना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट से संबंधित सभी त्रुटियों का ये एकमात्र उपाय है, इसलिए इसे अच्छे प्रबंध का विकल्प नहीं माना जा सकता। दूसरा पॉइंट आता है सफल संचार के साथ एक व्यावहारिक कठिनाई यह है, एक व्यावहारिक कठिनाई भी है, जो कि है
सूचना विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है तथा कंप्यूटर उपकरण की भी आवश्यकता होती है, लेकिन छोटे समूह के लिए ये संभव नहीं हो पाता है और आधुनिक समय में उनकी संचार व्यवस्था सक्षम नहीं हो पाती है। तीसरी कमी आती है, कभी कभी सूचना अति भार की स्थिति में संचार का उद्देश्य काम नहीं कर पाता है या पराजित हो जाता है। ऐसी स्थिति में संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों अपने अपने दायित्वों को नहीं निभा पाते हैं और ऐसे संचार से लाभ कम हानि अधिक होने की संभावना बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जिन स्थानों पर टेलीफोन तथा पोस्टल व्यवस्था का संचालन सीधे सरकार द्वारा होता है, वहां समूहों या सामाजिक संगठनों की स्थिति और भी खराब होती है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था के काफी अपने दोष होते हैं जो संचार को उपयुक्त बनाने में बाधक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, संदेश भेजने वाले तथा प्राप्तकर्ता के बीच शारीरिक दूरी, सामाजिक दूरी और मनोवैज्ञानिक दूरी के अधिक होने पर संचार का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। इन सभी कमियों के बावजूद समूह संस्था या सामाजिक संगठन में एक प्रभावकारी संचार का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि कोई संगठन संचार पर ही जीवित रहता है, चलता है, फलता फूलता है।